अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर आसिफ बाजवा और आप देख रहे हैं क्रिकेट दीवाने यूट्यूब चैनल। मेरे साथ हैं उमैद भाई और उम्मीद करते हैं आपकी ईद की जो छुट्टियां हैं वो आखिरी दिन है, आज इंजॉय कर रहे हो ईद को। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, गुज़िश्ता ईद मुबारक। और कैसी गुजरी उमैद भाई आपकी ईद, मज़ा किया? एक तो सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। एक तो अचानक ईद का जो ऐलान था वो इस दफा हुआ, और आधे लोग तो मेरे ख्याल में सो गए थे। बड़े इस दफा मीम्स बने कि इस्लामाबाद वालों पे खास तौर पे कि वो बेचारे सहरी के लिए उठ रहे हैं, बाकी सारे ईद की तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मली इस्लामाबाद वाले जरा प्रिडिक्ट किया जाता है कि जल्दी सो जाते हैं। तो नहीं, ईद तो यार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। शैतान भी जरा कंफ्यूज था इस बार कि मैंने वापस आना है तो कब निकलना है मैंने जेल से। वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी। मुफ्तियों का ये थोड़ा ख्याल करना चाहिए, शैतान के थोड़ा ख्याल कर ले। हाँ यार, कम से कम मतलब इतना तो देना चाहिए नहीं कि कम से कम इस एक प्रॉपर टाइम पे ऐलान करते हैं या फिर नहीं करें। 12 बजे के करीब जाके ऐलान हुआ तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। घर में भी सिचुएशन नहीं समझ आ रही थी कि अच्छा इतने सारे काम, क्योंकि सब सोच रहे थे कल रोजा है। और बहुत सारे हम्म। लोगों ने, अब मेरे नाना आए हुए हैं तो उन्होंने जो माशाल्लाह जल्दी जल्दी ना कुरान पाक पढ़ा, और एक शायद आधा से 12 शायद एक से 12 रह गया था कि चलो मैं कल जो है ना 30वें को अपना अच्छा। पूरा कुरान पाक खत्म कर लूंगा। तो मैं उनको तंग कर रहा था, मैं कहता ये आपके खिलाफ साजिश हुई है। वही ऐसे है तो पूरे। हर एक का ये सूरत हाल थी। कईयों ने तैयारियां की हुई थी कि कल हम कटिंग करवाएंगे, कल हम कपड़े इस्त्री करेंगे, वो सारा कुछ जल्दी जल्दी पे लोगों को करना पड़ा। तो ऐसे ही है। पीएसएल आज हमने शो करने का मकसद था। पीएसएल के हवाले से पहले तो पिछला हफ्ता ना काफी ज्यादा खराब गुजरा। पीएसएल के हवाले से काफी ज्यादा लोग कह रहे थे कि पीएसएल शायद कैंसिल होने जा रहा है। अब पीएसएल ना हुआ तो आइंदा फिर नहीं हो सकेगा। फ्रेंचाइजीज उनके खिलाफ कह देंगे हमने आइंदा नहीं खेलना, फिर आप पीएसएल पूरा नहीं करवा सकते। 2 दफा कंटिन्यूस हो गया। लास्ट ईयर भी हमें पोस्टपोन करना पड़ा, इस साल भी पोस्टपोन करना पड़ा। तो लेकिन आज हमें खबर आई है कि पीएसएल को शिफ्ट कर दिया गया है अबू धाबी में। पहले कहता था कि शायद कराची वापस आ जाएगा, उनको कहा गया कि तैयारी मुकम्मल कर लें। यूएई ने फिर बैन भी लगा दिया पाकिस्तान की फ्लाइट्स पे। लेकिन एक थोड़ा सुकून मिला है कि चलें पीएसएल हो तो रहा है कम से कम जहां भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ पीएसएल का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए भी। फिर दूसरा ये कि एक जो पीसीबी के ऊपर उनकी जो पहले आईपीएल से पहले जो एकदम से प्रेशर आ गया था पीएसएल पूरी मैनेजमेंट पे, कि जिस तरीके से उनके फ्लॉ सामने आए थे उसके अंदर बार बार हम ये लग रहा था कि यार दुनिया में तो नहीं होता, पीएसएल में कैसे हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आईपीएल में भी जाके चीजें देखी, क्योंकि ये एक पेंडेमिक है, इसमें बहुत मुश्किल होता है। देखे ना, जब 30 लोग एक जगह हो और कोई इतनी सी भी गफलत, कोई एक बंदा भी इन हो जाए तो वो 30 के हम्म। 30 अफराद जो है ना वो आपके स्टेक पे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें बिल्कुल। मैं थोड़ा सा फगर ऐड करना चाहूंगा। हम लोग हमेशा अपने पीएसएल के लिए पीसीबी को क्रेडिट देते हैं। मैं समझता हूँ हमें अपने व्यूअरशिप को ये बताना चाहिए, व्यूअर्स को भी स्पेशली के जो अबू धाबी में होने जा रहा है इसमें हमारे जो फ्रेंचाइजीज हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि देखें ऑलरेडी लॉस में जा रहे हैं, अभी तक इतने सीजन हो चुके हैं, अभी तक हम पीएसएल अगर हम मॉडल आप देखें तो फ्रेंचाइजीज के लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया। अनफॉर्चुनेटली जब बनना था तो वो कोविड हो गया। हालांकि अगर वो ना होता तो फिर हम ऐसे आ रहे थे उस प्लेटफॉर्म, प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म पे। लेकिन इस सिनेरियो में मैं समझता हूँ कि हैंड्स ऑफ टू द ऑल द फ्रेंचाइजीज के, उन्होंने जो कमिटमेंट है अपनी पीएसएल की शोज की, क्योंकि अब अबू धाबी में जाएंगे तो फखर आपको तमाम फ्रेंचाइजीज को एड ऑन पैसे देने पड़ेंगे इस चीज के, फिर उनको वहां पे सारे अच्छा। मामला देखने पड़ेंगे। जी जी बिल्कुल, मतलब उसके अंदर उसमें नहीं होगा ये। अभी जो मॉडल तैयार हो रहा है वो उसकी सारी सिनेरियो यही वजह हो रही है। अभी भी इसलिए आपको शायद सुनने में आ रहा होगा कि कराची एज अ वेन्यू बैकअप रखा भी इसलिए गया हुआ है कि दो वजूहत की वजह में, एक तो कोविड सिचुएशन देखनी है, दूसरा ये कि वहां पे फ्रेंचाइजीज को पर टीम कितनी कॉस्ट आ रही है। क्योंकि देखें जैसे लाहौर और कराची एक सबको पता है कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजीज हैं, लेकिन बाकी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो हर तरह उस तरह नहीं होता मॉडल। लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि पीएसएल से कमिटमेंट सारी फ्रेंचाइजीज की है कि वो एड ऑन प्रेशर, हालांकि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा उसके बावजूद वो जाके पीएसएल को कराने को ज्यादा तरजीह दे रही है। तो ये इसलिए हमें वाकई इस चीज को मैं कमेंडेबल उनको कहना चाहिए, हमें तमाम फ्रेंचाइजीज के ओनर्स को। बिल्कुल। काफी ज्यादा अच्छी बात है कि पीएसएल की फ्रेंचाइजीज असल में सारी ना, ओनर्स भी देखें तो सारी क्रिकेट का शौक रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। कोई बिजनेसमैन भी है उसको शौक है क्रिकेट का कि मैंने क्रिकेट देखनी है, मैंने अपनी टीम को आगे जितवाना है टूर्नामेंट। तो वही शौक है जो पीएसएल को अभी तक लेके चल रहा है। वरना हमने शुरू में देखा कि जैसा स्टार्ट हुआ तो काफी ज्यादा तब भी कुछ बात है कि शायद ये कंटिन्यू ना कर सके, एक सीजन हो खत्म हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। और आगे उम्मीद है कि जैसे ये कोविड की अब वैक्सीनेशन वगैरह काफी हद तक स्टार्ट हो गई हैं, ये सब कुछ प्लेयर्स भी वैक्सीनेट वगैरह हो जाएंगे, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान में दोबारा अगला सीजन होगा तो प्रॉफिटेबल की तरफ हमारा ये
सारा PSL का सिनेरियो जाएगा। तो प्लेयर्स के हवाले से थोड़ा हम मेन जो टॉपिक है हमारा, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटीज काफी ज्यादा उसमें भी क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं। वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स सिलेक्ट किए गए, पेशावर ज़ल्मी की टीम ने काफी सिलेक्ट किए, लेकिन उनकी सीरीज आ गई है साउथ अफ्रीका के साथ। तो वो भी 26 को आई थिंक फर्स्ट उनका T20 स्टार्ट होगा, तो उस हवाले से देखना पड़ेगा कि कब तक वो अवेलेबल होंगे, वेस्ट इंडीज का क्वारंटीन पीरियड क्या होगा और कब उन्होंने मूव ऑन कर जाना है वेस्ट इंडीज में। सुनने में आ रहा है थोड़ा शेड्यूल को भी कंप्रेस किया जा रहा है, उस हवाले से कोई अपडेट है तो बताएं। जी जी, पहले तो सुनने में आ रहा था कि 2 जून से स्टार्ट हो रहा है, जो कि स्केड्यूल आया था सबको पता था, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि पहला वीक मे बी इट कुड बी द मतलब 6 और 7 जून से स्टार्ट होने की तरफ जाए। जो अभी तक मेरी हाँ, जो मेरी जो इनसाइड न्यूज है वो यही है कि उन जो विंडो है वो 6 से 22 के दरमियान ही है। 6 से 22 के दरमियान में वो आप जैसे आपने वाली बात की है, क्योंकि मसला ये है कि अबू धाबी साइड पे भी या कोई भी अगर हम वहां पे भी गर्मी का इशू है, तो उस सिनेरियो में अभी आपस में ये मशावरत चल रही है कि आया वो एक दिन में 2 मैचेस करा सकते हैं या करा सकते हैं, फिर वो भी किस तरीके से करा सकते हैं। तो ये क्योंकि इनके पास विंडो काफी शॉर्ट है, क्योंकि आप ये देखेंगे वर्ल्ड कप है, मसला ये है कि वर्ल्ड कप के लिए हर टीम जो है ना बड़ी तेज हुई है। अब आप देखें, अब ये नहीं कह सकते कि अभी उस टीम का कोई वो टूर नहीं, अब जैसे एकदम से साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज की सीरीज स्केड्यूल हुई जो कि पहले एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, तो इस तरीके से और भी प्लेयर अपने अवेलेबिलिटीज कम दे रहे हैं। अच्छा, सीरीज ना भी हो तो बहुत सारे बोर्ड जो हैं वो रिलेक्टेंट होते हैं कि हम अपने प्लेयर्स को इस तरह की लीग से बचा के, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, वर्ल्ड कप के लिए कहीं अनफिट ना हो जाए। तो इसलिए PCB भी कोशिश यही है कि हम इसको लिंगर ऑन ना करें, कम से कम टाइम के अंदर इसको करवाएं, और मैक्सिमम अगर हम डिले होगा तो 3-4 दिन, मतलब जैसे अगर अभी 2 को स्टार्ट हो रहा था तो मे बी 6 या 7 का सुनने में आ रहा है कि स्टार्ट हो। अच्छा, मेरा वैसे पॉइंट ऑफ व्यू था कि इसको थोड़ा पीछे कर मतलब स्टार्ट वही रखते आप डेट, लेकिन एंड थोड़ा पीछे करते, क्योंकि ना इंग्लैंड के टूर पे भी जाना है इंग्लैंड पाकिस्तान की टीम ने। 23 को आई थिंक उनकी फ्लाइट है, तो अबू धाबी से पहले वो लाहौर आएंगे, लाहौर में सारे इकट्ठे होंगे फिर जाएंगे। तो मेरा ख्याल था कि शायद पीछे थोड़ा कर देंगे उसको। अगर वो बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, वो मेरे ख्याल में आपसे ज्यादा तो शायद उन लोगों को भी ख्वाहिश होगी, लेकिन मसला क्या है कि पहले सारा स्कीम में स्केड्यूल हुआ था कराची से, अब एकदम से आपने सारा का सारा सेटअप उठा के आपने दूसरी कंट्री में लेके जाना है ना, वहां पे लॉजिस्टिक्स आपने मैनेज करनी है। वहां पे अब जो एक हमने आउटसोर्स की है अपनी इंग्लैंड की एक जो बबल वहां पे मेंटेन करेगी, वो कोऑर्डिनेट होगा, फिर उसके हिसाब से हमारी मैनेजमेंट वहां पे, मतलब एक अपने मुल्क में चीजें फिर भी बहुत ईजी होती हैं, दूसरे मुल्क में एक टोटल चेंज करके वहां पे आपने डेट फाइनलाइज करनी, बहुत कुछ होता है, इतना इतना इजी नहीं होता। आप समझ लें कि एक तरह से हम नया PSL इवेंट करवा रहे हैं एक नई कंट्री में, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऑब्वियसली उनको लिए उनको भी वहां टाइम चाहिए, फिर ईद की छुट्टियां अगर यहाँ है तो वो UAE में भी है अवेलेबल, वहां पे भी 100% उस तरीके से चीजें चल रही। अब इस वजह से उन्होंने भी टाइम सारा लिया है, मतलब इस छुट्टियों में काफी ज्यादा सुनने में आया होगा कि एक पूरी टीम गई हुई है मिडिल ईस्ट जो कि इस पे वर्क कर रही है। तो ऑब्वियसली वर्क सोच तो वो भी रहे होंगे, इवन के आपको याद होगा कि कराची किंग्स के ओनर ने ये कहा था कि मतलब इसको 23 पे कर लें हम, लेकिन वही वाली बात है कि सब चीजों को देख के ही फाइनलाइज करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक मैनेजमेंट एक फ्लॉ देख चुके हैं कि ये ना हो कि हैफेजर्ड के अंदर हम नेक्स्ट टाइम भी अगर हो गया तो हमारे वो काफी एक क्वेश्चन मार्क आ सकता है। बिल्कुल, सब कुछ देख के ही और सारी अरेंजमेंट देख के ही फैसला करेंगे। प्लेयर्स पे दोबारा वापस आते हैं। बांग्लादेश के प्लेयर्स पे काफी ज्यादा हैरत हुई, मुझे भी यकीनन शर्मिंदगी भी हुई होगी एज अ पाकिस्तानी फैन। उन्होंने अपने आप को अवेलेबल किया ड्राफ्ट के लिए, हमारे पास प्लेयर्स काफी कम पूल था जिनमें से हमने पिक करने थे। हमने लाहौर कलंदर्स की बात कर लेते हैं। प्लैटिनम पिक में उन्होंने आंड्रे रसल को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे ज्यादा मैचेस के लिए। हमने उनको छोड़कर फर्स्ट प्रायोरिटी पे शकीबुल हसन को पिक किया। फिर शकीबुल हसन फ्रॉम नो वेयर वो कहते हैं हमारी ढाका प्रीमियर लीग होने वाली है और हम उसमें हिस्सा लेंगे और PSL में हम हिस्सा नहीं लेंगे। क्या इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू, क्या PCB को एक्शन नहीं लेना चाहिए ऐसे प्लेयर्स के खिलाफ? पहले लाहौर कलंदर्स की टीम के साथ, लंदन सिपर्स के साथ ऐसा हो चुका है। एट द 11th आवर उन्होंने कहा कि हम नहीं आ सकते। तो ये एथिकल नहीं है ये प्लेयर्स के लिए भी, और फिर अच्छा भी नहीं लगता एज अ फैन, एज अ लाहौर कलंदर्स फैन, एज अ PSL फैन, कि आपका प्लेयर आप प्रायोरिटी पे उसको पिक करें और वो एंड टाइम पर है कह दें कि हमारी लीग हो रही है हम नहीं आ सकते। आपकी लीग हो रही है, आपको पहले पता था लीग हो रही है, तो आप अपना नाम ही कम से कम ड्राफ्ट में ना देते। अच्छा फकर, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है। किसी भी प्लेयर को प्रोफेशनल होना बड़ा जरूरी है, चाहे वो किसी भी कैलिबर किसी भी कैटेगरी में हो। अभी आप ये देखें कि राशिद खान का पहले से उनका 100 के ऊपर वो जो एक उनका मुआहदा हुआ था जिसकी वजह से वो हमारे लिए अनअवेलेबल है। तो PS फ्रेंचाइजीज और इवन के PSL के तमाम ओनर मैनेजमेंट को भी इस बात का एहसास था कि ऑलरेडी उनकी एक कमिटमेंट है, तो हम कैसे उनकी कमिटमेंट को ओवरसीड कर सकते हैं।
तो उनकी उस फैसले को सब ने सराहा, क्योंकि एक क्रिकेटर प्रोफेशनलिज्म से ज्यादा जाना जाता है। तो जैसे आपने एग्जांपल अभी दी लैंडन सिमंस की, आप ये देखें लैंडन सिमंस कितनी दफा उस वाकये के बाद ड्राफ्ट का हिस्सा बने, आज तक किसी भी टीम ने क्यों पिक नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब एक प्लेयर्स अपने आप को इस तरह करते हैं, और अगर मखसूस कैटेगरी या मखसूस कंट्री के प्लेयर अगर इस तरह करना शुरू हो जाए, तो ऑब्वियसली फिर नेक्स्ट टाइम वो पूरी फ्रेंचाइजी भी इस चीज को नोट करती है कि यार ये प्लेयर काबिल एतमाद नहीं है। क्योंकि असल में इनका मसला सारा ये होता है कि कोई भी, आपको भी पता है कि फ्रेंचाइज जब एक ड्राफ्ट में जाते हैं तो उनको एक सबसे बड़ा इशू दरकार होता है कि अपनी टीम को बैलेंस आउट किस तरह करें। और सबसे बड़ी बात, लाहौर के लिए प्लाटिनियम कैटेगरी की एक कैटेगरी थी जिसके अंदर आंद्रे रसल जैसा पावर हिटर को छोड़ के सिर्फ इस वजह से कि भी वो अवेलेबल सिर्फ 7-8 दिनों के लिए, सकीब अल हसन, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अवेलेबल, लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था शायद थोड़ा अपने व्यूअर्स को, कि वो कह रहे थे कि जी एक ही टीम में है दोनों, एक प्लेयर कैसे हो सकता है कि एक प्लेयर अपने आप को अवेलेबल कम कर रहा है, एक ज्यादा कर रहा है। बेसिकली प्लेयर्स अपने आप की अवेलेबिलिटी शो करते हैं। जैसे आपने बात की कि साकिब अल हसन ने अपने आप को फुली अवेलेबल करार दिया था, और इसी तरह से और जो प्लेयर्स भी थे, और अगर वो अपनी कमिटमेंट करके कमिटमेंट पे नहीं आते, क्योंकि यहाँ देखें सिर्फ उस सूरत में एक चीज मानी जाती है जब आपका कोई इंटरनेशनल ड्यूटी आ जाए, उसमें तो फिर कोई मसला नहीं है, उसमें तो हर बंदा समझता है कि ठीक है, बल्कि होना भी चाहिए। बल्कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने जिस तरीके से अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी को छोड़ के जब आईपीएल गए तो लोगों ने बुरा मनाया, मतलब एज क्रिकेटिंग फैंस, ना सिर्फ पाकिस्तानियों ने, ऑल ओवर पाकिस्तान जितने भी क्रिकेट फैंस थे वो इस चीज को देखने के लिए हैरानकुन थे कि मतलब आप, बल्कि आपका ट्वीट भी मैं देख रहा था कि वो साउथ अफ्रीकन ने वो इंडिया भेजा उनको वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, वो वर्ल्ड कप भी चेंज हो गया, तो उनकी तो ये मूव भी खराब चला गया। तो मतलब प्रोफेशनलिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज को। अब ये कि ऑब्वियसली हमें देखना पड़ेगा, अब खासतौर पर लाहौर में देखना पड़ेगा कि इस टाइम तो मुझे ड्राफ्ट में भी फकर कोई और ऐसा प्लेयर अवेलेबल नजर नहीं आ रहा कि जो प्लाटिनियम लेवल का प्लेयर हो जो लाहौर पिक कर सके, तो लाहौर को एक बहुत बड़ा ब्लो है। वही मैं पूछने वाला था कि आप इसका हल क्या निकालें। अच्छा, अब ये प्लेयर्स की जो ड्राफ्ट पहले था वो तो था कि आईपीएल का भी उसमें थोड़ा कंसिडरेशन की हुई थी कि आईपीएल के जो प्लेयर्स हैं वो हमें पहले 10 दिन तक अवेलेबल नहीं हो सकेंगे, जिसमें क्रिस लिन टाइप के एक प्लेयर थे और भी बाकी प्लेयर थे जो कि 10 तारीख तक, क्योंकि 30 मई को उनका फाइनल था और 1 से हमारा स्टार्ट हो रहा था, तो उनका ये था कि पहले 10 दिन हमें अवेलेबल नहीं हो। अब क्योंकि आईपीएल खत्म हो चुका है और आईपीएल के जो प्लेयर्स हैं वो फ्री हैं अब, तो क्या हम ड्राफ्ट में जो आप रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट एक तरह से छोटा सा ही होगा, कितने आपके वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स की आपको रिप्लेसमेंट लेनी पड़ेगी, आपको बांग्लादेश के प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट लेनी पड़ेगी, तो ये कोई मिलाम लो के 10 प्लेयर ऐसे बनते हैं जिनके आपको पार्शियल और फुल रिप्लेसमेंट लेनी पड़ेगी। तो क्या हम जो पहले ड्राफ्ट का पूल था उसमें से प्लेयर्स ले सकेंगे, या हम आईपीएल के जो प्लेयर्स जिन्होंने अपना नाम पहले ड्राफ्ट में नहीं दिया था और अब वो फ्री हैं, क्या उनको में से भी कुछ रिप्लेसमेंट ले सकते हैं या नहीं ले सकते? देखो फखर, ये मैं समझना चाहिए कि थोड़ा समझना पड़ेगा हमें कि नॉर्मल जो हमारे ड्राफ्ट के रूल्स होते हैं, एज पर रूल्स तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि देखें जब बाकी टीम ने ड्राफ्ट पे पिक किए हैं उस वक्त जो अवेलेबल प्लेयर्स थे उन्होंने उस वक्त पिक किए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ, और कुछ मेरी इनसाइड न्यूज भी यही है कि मे बी, क्योंकि अगर जैसे आपने बात की बांग्लादेशी प्लेयर और इवन के जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हैं वो बहुत कम टाइम के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, तो फिर एक तरह से बिल्कुल नया ड्राफ्ट, एक मिनी ड्राफ्ट अगेन होने की तरफ जाएगा। उसमें फिर मे बी बहुत सारे प्लेयर नए इंक्लूड करने पड़ेंगे, क्योंकि देखें वो सिनेरियोज ही डिफरेंट चल रहे हैं। क्योंकि इससे आप मुझे बताएं जो एक मिनी ड्राफ्ट आया तो उसमें कौन सा ऐसा प्लाटिनियम प्लेयर अवेलेबल होगा वहाँ। अगर आप कह सकते हैं कि जी जो बॉलर्स मिस आउट हुए थे मोरे मार्कोल और एडम मिल ने, तो उनको पिक किया जा सकता है, लेकिन वही वाली बात है कि टीम कॉम्बिनेशन किस तरीके से बने। अब एक टीम के पास वो भी प्लैटिनियम डायमंड कैटेगरी में थे। मैं कह रहा हूँ प्लाटिनियम कैटेगरी, तो फिर उसके लिए मतलब आपके पास एक खास एक प्रोफेशनलिज्म एक होना चाहिए कि आपने इतने रन किए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इनको दोबारा से नए ड्राफ्ट में नए प्लेयर्स ऐड करने पड़ेंगे, नहीं तो पीएसएल का मजा ऑलरेडी काफी ज्यादा एक वो मसला हो रहा है, वो और ज्यादा फीका होता चला जाएगा। बिल्कुल ऐसी बात है। टीम्स को भी देखना पड़ेगा, और जो ड्राफ्ट करवाते हैं इमरान अहमद हैं और बाकी जो सारे मैनेजमेंट का हिस्सा हैं उनको भी देखना पड़ेगा कि पीएसएल की जो ग्लैमर है और पीएसएल की ब्रांड वैल्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि बड़े बड़े नाम आए। अब चूंकि फ्री हैं, पहले तो सारे फ्री नहीं है तो ठीक है हम मानते थे कि ना है, अब फ्री हैं तो उनको जरूर इन करना चाहिए। अच्छा फकर, इसमें थोड़ा सा बाकी टीम्स के ओनर्स को भी लचक दिखानी पड़ेगी। जैसे बहुत सारी टीम, उनमें से कोई टीम है जिनके सारे खिलाड़ी अवेलेबल हों जो उन्होंने ड्राफ्ट में पिक कर लिए हैं, उनका कोई प्लेयर ना मिस आउट हो रहा हो, वो इतना बड़ा दिखाएं कि वो इस चीज को एग्री करें कि जिस बाकी जो टीम्स हैं वो अदर देन ड्राफ्ट भी उठा सकें। लेकिन वही वाली बात है, देर आर मतलब कोई ना कोई क्लैशेस तो होंगे। हाँ वो जरूर है कि हम कहते हैं कि जी पीएसएल की एक फैमिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये मामला आते हैं तो ये इश्यूज हमने स्पेशली लाहौर कराची में देखने में चीजों में आई है कि कहीं ना कहीं उनकी
बैक द डोर एक राइवलरी चल रही होती है इस मामले पे। अच्छा फखर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर अबू धाबी में लेट्स से अगर हम अज्यूम कर लेते हैं, जो कि अभी तक प्रेफरेबल, जैसे कहते हैं पीसीबी की ये वो है कि प्रेफरेबल वेन्यू इज अबू धाबी, जबकि बैकअप वेन्यू कराची है, तो अगर फर्ज करें अबू धाबी सिलेक्ट हो जाता है तो किस टीम को आपको लगता है कि बेनिफिट होगा अकॉर्डिंग टू द टीम जो बनी है, या एक जस्ट ओवरव्यू अगर हम देखें ऊपर से? ओवरऑल देखें तो पहले अगर हम पास उठा के देखें पीएसएल के जो पहले 3 सीजन थे, उसमें जो अच्छा किया जिन टीमों ने, उसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स सबसे पहले नंबर पे थी। उन्होंने अपना स्पिन ऑप्शन सरफराज अहमद ने काफी अच्छे से यूज किए थे, जिनमें मोहम्मद नवाज का नाम सबसे पहले नंबर आता है। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, 2 टाइटल भी जीते उन्होंने, वो पहले 3 सीजन में जो कि दुबई में ही हुए थे। तो अगर इन दोनों, मुझे लग रहा है कि ये दोनों ही बेहतर रहेंगे, लेकिन क्वेटा का अभी करंट सिचुएशन देखी जाए, करंट पोजीशन क्वेटा की काफी डाउन है, तो उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा टॉप 4 में आना। 5 में से उन्होंने 1 मैच जीता हुआ है, तो बकाया 5 में से उन्हें कम से कम 4 मैच, 3 या 4 मैच जीतने पड़ेंगे कि वो अब टॉप 4 में आ सकें। तो उनको इतना तो फायदा नहीं हो सकेगा यूएई के, लेकिन इस्लामाबाद काफी ज्यादा फेवरेट जाएगी एज, क्योंकि उनके जो मिडल ऑर्डर है वो आसिफ अली ने काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है यूएई में, इफ्तिखार अहमद भी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, हुसैन तलत की जो पिचेस हैं वहाँ की वो उनको सूट करती हैं। हुसैन तलत भी 120-125 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले हैं, तो आपको ऐसे प्लेयर्स की जरूरत होती है यूएई या अबू धाबी जैसी पिचेस में। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को काफी ज्यादा फायदा होने जा रहा है। एक लाहौर के जी सॉरी बात कर रहा हूँ, इवन के उनके अगर आप बॉलर्स को आप देखें, शादाब जहां बहुत मार खा रहे हैं, लेकिन वहां पे क्योंकि स्पिन उनके फ्रेंडली विकेट्स होंगी तो उनको कहीं ना कहीं वहां पे ड्रिफ्ट बॉल मिलेगी। उसके अलावा हसन अली वहां के प्रोडक्ट है, मैं समझता हूँ वहां से निकले थे, नजरों में लाइमलाइट में आए थे, और आजकल जो फॉर्म है वो तो खैर वो कहीं कहीं पे भी वो कर रहे हैं। फ़हीम अशरफ को आप देखें तो मतलब देखा जाए तो वो नहीं, मतलब देखा जाए तो वो उनकी जो बॉलिंग है वो उन कंडीशन के लिए सूटेड भी बहुत ज्यादा है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस्लामाबाद एक वन ऑफ द डेंजरस टीम मुझे नजर आ रही है कि वहां पे वो बेहतर, क्योंकि उनके जो लोकल प्लेयर है वहां पे वो एक अलग ही मोड में चले जाते हैं। तो इस्लामाबाद रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी आप देखें ना तो वो भी काफी अच्छा हुआ है उनका। वो आए वापस, कॉलिन मनरो वापस आए हैं, उनके उस्मान ख्वाजा हैं, काफी अच्छा जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है, तो काफी अच्छी उनकी टीम लग रही है। प्लेइंग 11 काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है इस्लामाबाद का। एक लाहौर क्लूजर्स के वाले से प्लस पॉइंट ये है कि सोहेल अख्तर का एक ड्रीम वेन्यू है वो, वहां पर उन्होंने अबू धाबी T10 भी जीता हुआ है, T20 अबू धाबी T20 टूर्नामेंट जीता हुआ है अपनी कैप्टनसी में, लाहौर क्लूजर्स को जिताया था। उसके अलावा अभी पिछले साल भी काफी अच्छी उनकी टीम, कलंदर्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। इस साल के वो टॉप सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे T10 टूर्नामेंट के, और अपनी टीम को भी इस बार उन्होंने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया था। तो एक सोहेल अख्तर के लिए मैच काफी खुश हूँ कि उनका एक ड्रीम वेन्यू है, तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे। जी जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। सोहेल अख्तर, मेरे भी नाम आया था कि सोहेल अख्तर को जैसे वो अबू धाबी की पिच नजर आती है तो वो एक, वो कहते हैं कि मैं जो है ना प्लेटिनियम प्लेयर हूँ, वो अपने आप को अलग ही लेवल पे ले जाते हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि अगर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अगर वो अबू धाबी में प्ले करें। अच्छा, मैं एक और भी कहना चाहूंगा, मैंने अहमद दानियाल को वहां पे देखा था, जिस तरीके से वो ऑफ कटर्स उनके वहां पे काम कर रहे थे, वो कराची में उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। तो क्योंकि वहां कहीं ना कहीं बॉल फंस के आता है, थोड़ा सा लेट आता है, जैसे लाइक भाई फ़हीम अशरफ की मैं एग्जांपल दी, तो मुझे लगता है अहमद दानियाल या दिलबर इवन के अगर वहां पे फिट, जैसे सुनने में आ रहा है कि वो फिट है, तो अगर वो खेलते हैं तो उनको भी वहां फायदा होगा। तो लाहौर को भी वहां बॉलिंग में अच्छी एक सजेशन होगी, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा, लाहौर के पास कोई स्पेशल स्पिनर नहीं है। हाँ, लेकिन ये मजे की बात है कि जो उन्होंने परेरा लिए हैं वो लास्ट टाइम आपको याद होगा कि T10 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने वहां पे। तो मे बी मे बी अगर शाकिब अल हसन नहीं आते तो उनके बैकअप पे बरसन्ना को वो उनका गो हेड उनको दिया जाए कि वो एज अ स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पे वो वहां पे सामने आए। इवन बैट्समैन भी जो हमने पिक किए हैं रिप्लेसमेंट ऑफ में, जो बर्न्स हैं, कैलम फर्गसन है, तो हम पहले देख रहे थे कि कराची में मैचेस होंगे तो कराची के लिहाज से में तो उनका थोड़ा स्ट्राइक रेट कम लग रहा था कि 120 का स्ट्राइक रेट है, तो कराची में शायद सर्वाइव ना कर सके। लेकिन अगर हम देखेंगे अब अबू धाबी में मैचेस होंगे तो शायद उस लिहाज से उनका स्ट्राइक रेट हम कह सकते हैं कि ठीक है, और एक अच्छी पिक्स में हम कंसीडर कर सकते हैं उनको भी। अच्छा, मैंने पूछा था लॉर्ड गर्दन के मैनेजमेंट से, तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि आपने शायद नोट किया होगा उनका जो लास्ट जो ड्राफ्ट 2-3 ड्राफ्ट चल रहे हैं, थोड़ा सा उनका थॉट प्रोसेस पे अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि हम जो है ना एक्सपीरियंस की तरफ जाने लगे हैं। मतलब वो प्लेयर्स लेना, जैसे डेविड वीजे हो गए, समित पटेल हो गए, बेन डंक हो गए, जिनके पास एक वास्ट T20 का एक्सपीरियंस है या एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस है। तो वो ये कहते हैं, उनका ये मानना है कि डेविड वीजा जब हमने पिक किया तो उसको कोई भी रेट नहीं कर रहा था,
और आपको याद होगा कि एबी डिविलियर्स का वो जो मैच है डेविड विलियर्स का, जिसमें सबको उसने डेविड विलियर्स ने हैरान कर दिया था, नो डाउट एबी डिविलियर्स ने वन ऑफ द बेस्ट इनिंग खेली थी पीएसएल की, लेकिन उसमें डेविड विलियर्स की बहुत एक इंपॉर्टेंट इनिंग थी वो, जिसकी वजह से वो मैच फिनिश हुआ। तो उसके बाद से तो डेविड विलियर्स ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है। तो वो ये मानते हैं कि इस तरह के अगर जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के प्लेयर होते हैं वो अपने आप को इस स्टेजेस पे जहाँ क्रंच मूवमेंट्स होते हैं वो विन करवाते हैं। तो इसलिए उन्होंने फर्गूसन की तरफ गए हैं, इसलिए वो जितने भी ऑस्ट्रेलियन एक ब्रीड की तरफ गए हैं जो कि उनके मुताबिक एक्सपीरियंस ऐड करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि इस हमारे बेसिकली थॉट प्रोसेस ये था। सही हो गया। अच्छा 20 मिनट्स का हो गया, इसको रैप अप करते हैं। लास्ट एक चीज थी कि 3 अभी पिक्स रहती हैं, पहले तो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट, उनमें से काफी प्लेयर्स अनअवेलेबल हो गए हैं, वो तो चले दोबारा हो जाएंगी। 3 पिक्स टीम से नहीं की, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, पेशावर ज़ल्मी है और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने है। ये कितना और वेट करेंगे? ऑलमोस्ट तकरीबन 15 से दिन से ऊपर ही हो गया ड्राफ्ट हुए हुए। अमूमन होता है कि आपकी आ जाती है नेक्स्ट 2 से 3 डेज में, आपने एक पिक रोकी होती है तो आप निकाल देते हैं। अब काफी ज्यादा इन्होंने वेट कर लिया है, क्या ये अलाउ भी होता है रूल्स में? ऐसे आई थिंक इतना लेट नहीं करना चाहिए इनको, पिक्स अपने रोक के रखना। ये मेरी नजर में देखें, अलाउ सिर्फ वहां होना चाहिए जहां पे जैसे आप अपने प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम से कोई लड़का लाना चाह रहे हैं और आपको चाहिए कोई वक्त, आप अपना लोकल टूर्नामेंट करवा रहे हैं, उसके बाद आप वहां पे कहेंगे ठीक है जी हम तब इसलिए वेट करेंगे, हम उसके बाद अनाउंस करेंगे। वहां तो चीज समझ आती है, मतलब जहां पे अगर आप ड्राफ्ट हो रहा है और आप अपनी एक पिक को इंटेंशनली तौर पे बचा के रख रहे हैं वो तो वाइल्ड कार्ड, तो मतलब एक तरह से देखा जाए कि ये उन्होंने अपना ही वाइल्ड कार्ड बना लिया है। तो मेरी नजर में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट या स्पिरिट ऑफ द ड्राफ्ट के थोड़ा सा अगेंस्ट है। मैं और इसमें एक तो आपको पता पीएसएल की मैनेजमेंट वैसे तजस्सुस पैदा करने में बहुत आगे है तमाम, तो ऊपर से अगर फ्रेंचाइजीज भी ये काम ले लेंगी तो मेरे ख्याल में बहुत टाइम है। अब देखें पीछे बहुत कम दिन रह गए, तो मेरे ख्याल में डिस्क्लोज कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए। पहले यही था कि वो शायद वेट कर रहे होंगे सीरीज, क्योंकि बांग्लादेश श्रीलंका की सीरीज थी, उसके बाद वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका की सीरीज थी, उसके वजह से प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का थोड़ा ज्यादा हो जाता। लेकिन ओरिजिनल ड्राफ्ट हुआ है उसमें भी प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी सबके सामने ही थी और बाकियों ने भी प्लेयर्स लिए ही हैं। वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ने पिक किए हैं, रिस्क लिया है ना उन्होंने, तो आप भी रिस्क लिया। लाहौर ने पूरे 5 के 5 लिए हैं आखिर। तो मतलब कहने का मतलब फिर इस तरीके से तो बाकी टीम के साथ नाइंसाफी हो जाती है यार। लेकिन रूल रखे ना, ड्राफ्ट का मतलब क्या है? लेकिन हम लोग क्यों ऑप्शन की तरफ नहीं जाते? ड्राफ्ट का मीन्स ही यही है कि सबके साथ किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। और वो जो हमने एक पिक ऑप्शन पिक ऑर्डर के तौर पे रखा है, उसकी वजह भी यही है कि हर प्लेयर को एक प्रॉपर मौका मिले कि वो प्लैटिनियम, डायमंड या बाकी कैटेगरीज में से सेम लेवल प्लेयर लें। तो मेरे ख्याल में ये चीज थोड़ी ड्राफ्ट के रूल्स के अगेंस्ट है फॉर मी। ठीक हो गया, चलें रैप अप करते हैं शो को। बहुत शुक्रिया मैं भाई, टाइम निकाला आपने और पीएसएल के लिए हमने शो किया। जो अपडेट्स अभी तक हमारे सामने हैं, हमारे नॉलेज के बेस्ट के मुताबिक हमने आप तक पहुंचाई है। आगे भी जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी, एनालिसिस शोज हम हर टीम के हवाले से, जैसे स्क्वाड फाइनलाइज होंगे एनालिसिस शोज भी किया करेंगे। व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। आपसे मुलाकात होती रहेगी अगली वीडियोस में भी। अब हमें इजाजत, क्योंकि क्रिकेट है जिंदगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।